नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में विधानसभा चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की हम बात करने वाले हैं। और महाराष्ट्र की बात करने वाले इसलिए क्योंकि जब चुनाव नहीं हुए थे, चुनावी दौर चल रहा था, उस वक्त हमने बात की थी कि ये चुनाव जो है वो एक हिंदुत्व और दूसरा असली और नकली शिवसेना, बस यहाँ आकर जो है वो अटक जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असली और नकली शिवसेना की। अब जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं लगभग 2 बज चुके हैं और तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ है। महायुति एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो फेरबदल होने की अब संभावनाएं कम है, इसलिए हम इसका जो है वो आकलन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ शिवसेना की, लेकिन शिवसेना को समझने के लिए हम कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है इस वक्त वो 18 सीटों पर आगे चल रही है, मुकाबले शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो लगभग 56 सीटों पे आगे चल रही है। तो फिर अब सवाल खड़ा ये होता है कि शिवसैनिक किसके साथ गया और शिवसैनिक ने असली शिवसेना किसको माना। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार जो है वो एक धोखेबाजी का जो है वो आरोप लगाते थे शिंदे के ऊपर कि वो जो है वो शिवसेना का जो सिंबल है वो भी चुरा लिया उन्होंने, धोखा दे दिया, दगेबाज, तमाम तरह की चीजें। तो जनता ने उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया, हमें उस बात को जो है वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाला साहब ठाकरे की। 1989 से पहले की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उस कई बार मैं वीडियो में बात कर चुका हूं कि बाला साहब ठाकरे वो भी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भी मंजे हुए खिलाड़ी थे। पाला बदलना उनको भी बहुत आता था और उन्होंने बदला भी था अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो 1975 की बात करें चाहे उसके बाद की बात करें। लेकिन जब वो प्रमोद महाजन के संपर्क में आए 1988 के बाद में, और उसके बाद में जिस तरीके से वो एक उनकी अलग छवि बनी कट्टर हिंदुत्व की, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर उस वक्त जिस तरीके से मुंबई जो है वो दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन की, या हम कहें उनसे जो है वो आतंकित थी उस समय की। तो बाला साहब ठाकरे ने उसके विपरीत जाकर अपनी एक छवि बनाई, कट्टर हिंदुत्व की छवि। और एक छवि उसमें एक बात और थी कि वो कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये भी एक उनकी जो है वो छवि की जब बात कर सकते हैं हम इस वीडियो में। तो उसमें बाला साहब ठाकरे ने जो बदलाव किया वो ये था कि कभी वो मातोश्री के बाहर नहीं जाएंगे। तो मातोश्री का गेट जो है वो उनकी लक्ष्मण रेखा होगी, कभी वो उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उसको कभी नहीं लांघेंगे। फिर चाहे देश का जो प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े कद का नेता हो, अगर उसको बाला साहब ठाकरे से मुलाकात करनी है तो उसको मातोश्री ही आना पड़ेगा। तो मातोश्री एक जो है वो शिवसेना के लिए लक्ष्मण रेखा थी। दूसरा, इसके साथ में उन्होंने अपना एक जो है वो अपनी शर्तों के ऊपर कहें या सिद्धांत कि वो कभी भी जो है वो सत्ता में परोक्ष रूप से किसी पद पर जो है वो काबिज नहीं होंगे। वो इस मामले में जो है वो अपना कभी निजी स्वार्थ को आगे नहीं रखेंगे, वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और जितने भी जो डिसीजन रहे या सरकार जो है वो उनके इशारे पे चलेगी, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी वही रहेंगे। और ये 1995 में जब चुनाव जीती शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, तब भी ये जो है वो दिखाई दिया। तो बाला साहब ठाकरे कभी अपने जीवन पर्यंत जो है वो किसी बड़े पद पे काबिज नहीं हुए। तो ये उनका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भले ही शिवसेना का जो ऑफिस है वो दफ्तर उनको बंद करना पड़े। तो ये कुछ चीजें थी जो बाला साहब ठाकरे के साथ 2006 में चली गई। उसके बाद में एक नई शिवसेना का उदय होता है जिसकी कमान अब जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है, हाथों में है। उद्धव ठाकरे राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते 2019 तक आते आते, क्योंकि 2014 इलेक्शन भले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जीती, लेकिन उस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन 2019 में पहली बार शिवसेना के या हम कहें कि ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति की मनसा जागी कि अब वो जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मुख्यमंत्री पद की जो लालसा थी, इसलिए मैंने इसके पिछले वीडियो में जो है वो दुर्योधन भी बोला था।
और इस दुर्योधन के साथ में एक शकुनी और आके बैठ जाता है इसकी कुंडली में, और वो शकुनी था संजय राउत। संजय राउत जिस तरीके से वो अपनी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो बोलते हैं, शिवसेना को हराने के लिए वैसे तो वही काफी है, लेकिन फिर भी हम जो बात कर रहे हैं मुद्दे पे, हमें उस मुद्दे पे रहना चाहिए। मुद्दा यह था कि उद्धव ठाकरे को रोकने वाला उस वक्त कोई समझाने वाला चाहिए था, लेकिन संजय राउत ने पुश किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन टूटा और उद्धव ठाकरे जो है जिस कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए उस कांग्रेस पार्टी के साथ भी गए, और पहली बार जो है वो मातोश्री की लक्ष्मण रेखा भी लांग दी। तो जब लक्ष्मण रेखा लांगी दी तो उसके बाद में आपके लिए सारे नियम, आपके सारे कानून कायदे जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, सिद्धांत वगैरह, और आप जो है वो उससे अलग एक तरफ हो जाते हैं। और यहीं से आप देखोगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना में जो है वो टर्नआउट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अंदर ही अंदर जो है वो एक बगावत का सुर, एक जवार जो है वो फूटता है, और उसकी कमान आती है एकनाथ शिंदे के हाथों में, जो कभी भी हिंदुत्व को, या हम कहें कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके राजनीति में नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ होते हुए विपक्ष ने सनातन और हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की, राम मंदिर का मुद्दा, और उद्धव ठाकरे ने उससे दूरी बनाई, तो इससे साबित हो गया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी है। और वो मातोश्री के सारे जो सिद्धांत थे बाला साहब ठाकरे के, उन्होंने उनको ताक में रख दिया है। वो मातोश्री से निकले और सोनिया गांधी के बंगले तक भी उन्होंने चक्कर काटे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक भी उन्होंने चक्कर काटे। तो ये बहुत बड़ी भूल जो है वो उद्धव ठाकरे ने की, क्योंकि जो छवि पर्दे के पीछे से बनती चली आ रही थी उस छवि से बाहर नहीं आना चाहिए था। राज को राज ही रहने देना चाहिए था। वो ज्यादा अच्छा जो है वो शिवसेना के लिए रहता, और उसका जो है वो एक दबदबा भी था, लेकिन अब कोई दबदबा नहीं था। तो आपने देखा जिस तरीके से शकुनी, मैंने इसलिए बोला संजय राउत को क्योंकि जिस तरीके से एक महिला एक्टर जो हिमाचल से जाती है, स्ट्रगल करती है, वो ऑफिस बनाती है, वो किस तरीके के रोल करती है, क्या करती है, किस तरीके के कपड़े पहनती है, हम उसमें नहीं जाएंगे। और अभी तो वो जो है वो माननीय सांसद भी है, तो हम उसमें नहीं जाते। लेकिन उसने एक करोड़ों का दफ्तर बनाया और उसके दफ्तर को तोड़ दिया, और उस वक्त उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, और उस वक्त भी संजय राउत ने अनर्गल टिप्पणियां की थी। तो ये कुछ कारण होते हैं जो उद्धव ठाकरे को सोचने थे, लेकिन वो नहीं सोच पाया। अब क्यों नहीं सोच पाया वो तो वो शिवसेना जाने। तो मातोश्री की लक्ष्मण रेखा तो आपने लांग दी। इसके अलावा शकुनी जैसे लोग आपके साथ हो गए, तो आप दुर्योधन की भूमिका में आ गए, और आपके ऊपर जिसका आशीर्वाद था वो था धृतराष्ट्र। उसका तो अब हमें अब जो है वो अलग से ही विश्लेषण करना पड़ेगा। तो स्थिति ये हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एज मिला, तो इनका घमंड जो है वो 7वें आसमान में आ गया। लेकिन ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है वो उसका संगठन है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। अब बारी आती है विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई शुरू हुई थी असली और नकली शिवसेना की, उसमें बाजी मार गए एकनाथ शिंदे। लोग जो है वो एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व की उस छवि के रूप में देखने लग गए जिस छवि में वो बाला साहब को देखते थे। और आपने देखा है अलग होने के बावजूद कभी एकनाथ शिंदे ने अपने पोस्टर से, आपने देखा होगा जब भी उनका स्टेज सजता है तो पीछे बाला साहब ठाकरे की फोटो होती है, और वो कहते भी हैं कि वो बाला साहब के जो पदचिन्ह है, मार्गदर्शक जो है, उसी के ऊपर वो चल रहे हैं और उसी को वो बनाए हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो चीजें छोड़ दी है। तो स्वाभाविक था पब्लिक जो है वो सेंटिमेंट के बजाय साथ में गई उद्धव ठाकरे के, वो सॉरी एकनाथ शिंदे के, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसैनिक जो है वो जिस बाला साहब ठाकरे को देखते थे, उनकी छवि को, जिस जो निर्भीक निडर वाली छवि देखते थे, वो उनको जो है वो एकनाथ शिंदे में दिखाई दे रही थी। ठीक इसके उलट डरपोक, दूसरों के साथ जो है जिसको हम कहें कि बार्गेनिंग करना या दूसरों के साथ जाकर मिलना, अपना निजी स्वार्थ देखना, उस उद्धव ठाकरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए जब मैंने महाराष्ट्र के चुनाव पे जब विश्लेषण किया तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ये जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन ठीक जो है सीटों का आकलन वहीं जा रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं तो 5 सीटें जो है वो ज्यादा दे रहा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो उससे भी जो है वो पीछे चली गई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका राजनीतिक भविष्य क्या है।
तो दुर्योधन पाला पलटने की कोशिश तो जो है वो 2 दिन से चल ही रही है, जब से एग्जिट पोल आया है। लेकिन अब बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी जो है वो उद्धव ठाकरे को साथ लेती है या नहीं लेती। और अगर लेती है तो फिर एकनाथ शिंदे का जो कद है, क्या वो उद्धव ठाकरे से कम हो जाएगा या उद्धव ठाकरे उससे कम रहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि शिवसेना में जो कद एकनाथ शिंदे का है, उसके आसपास भी उद्धव ठाकरे फटकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अब उद्धव ठाकरे का वजूद राजनीतिक में मुझे लगता है, और जिस तरीके से एक दबदबा था बाला साहब ठाकरे का, अब वो मुंबई में खत्म है, वो महाराष्ट्र में अब जो है वो खत्म है। अब इसके बाद में कोई शिवसैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे के परिवार के, जिसमें हम कहें कि सानिध्य में रहने वाला है, ऐसा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। अब जो है वो सेंटिमेंट गया सारा एकनाथ शिंदे के साथ। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से 2 साल 2.5 साल का जो है वो मुख्यमंत्री पद संभाला, उद्धव ठाकरे के साथ उनको कंपैरिजन किया गया उनका, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में सीटें हासिल की, तो उद्धव ठाकरे के बजाय एकनाथ शिंदे का कद जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है। और आगे भी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में अब लोग जो है वो एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे को देखते थे, उसी तरीके से देखना, या हम कहें कि देखने की शुरुआत हो जाएगी। तो अब आपको सही समझ में आ गया होगा कि मैंने इस तरीके की जो है वो आकलन क्यों किया। तो मुझे लगता है संजय राउत ये एक अभिशाप है शिवसेना के लिए, इसको बाहर कर देना चाहिए, और जितना जल्दी बाहर कर दे, ये शिवसेना के लिए जो है वो अच्छा होने वाला है। वरना ये जो है वो एक सपोला है, ये शिवसेना को ही डस रहा है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे की जो लक्ष्मण रेखा थी उसको नहीं लांघना चाहिए था। अगर वो अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहता तो शायद आज इस परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व और वजूद था शायद वो ही रहता, लेकिन अब वो जो है वो उस अधिकार को खो चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।